जो जस्टिफाइड, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो लिटरेचर हमारी साइड से पहुंच रहा है आपके पास, इन स्पाइट ऑफ लाइक मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिव्यू, मल्टीपल राउंड्स ऑफ करेक्शंस, मल्टीपल आवर्स ऑफ एफर्ट, हम नहीं चाहते कि बच्चा किसी एम्बिग्यूटी में रहे किसी क्वेश्चन को लेके, क्योंकि अगर दोबारा वहां उस स्टेज पे आके खड़ा होता है क्वेश्चन, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए उस क्वेश्चन में। यही एक्चुअली में पॉलिसी कहती है कि फर्म होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जी सर ये इसका आंसर ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे उस लॉजिक को ही डिस्कस करने हम यहाँ बैठे हुए हैं, राइट। सो विद दिस द करेक्ट आंसर इज 2, राइट, 89, द करेक्ट आंसर इज 2। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 सिंपल क्वेश्चन है, सन से आया है, राइट। मैंने उस दिन बताया भी था एक निमोनिक्स आपको, राइट, कि भाई इस निमोनिक्स को आप याद रखिएगा, कोर तो कोर होती है, ठीक है ना। और मैंने उस दिन आपको बताया भी था, पहले मैं ये निमोनिक्स ही आपको करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें ऑप्शन पूछे हुए कि कौन कौन से जोन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं, अंदर से चलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोर जोन है आपका, मैं बस इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया कि व्हेन यू मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, राइट, तो व्हाट इज द ऑर्डर, राइट। तो इसको याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है गाइस, राइट, है ना। तो यहाँ पे आपने ये तो बता दिया, जैसे अर्थ में कोर होती है ऐसे सन में भी कोर होती है, बाकी चीजों को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे तो ये लॉजिक पढ़ाना है आपको कि कोर होती है सेंटर में सन के भी, ठीक है। अब उसके बाद आप एक एरो लगाएंगे, कोर जैसे आपने लिख लिया, बिल्कुल एक एरो लगाएंगे, और आप लिखेंगे PCR, लिख लिया। R स्टैंड्स फॉर, इसके बाद वाले जोन है ये, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं या अंदर से जब हम बाहर आ रहे हैं, ठीक है। R मीन्स रेडिएटिव जोन, C मीन कन्वेक्शन जोन, एंड P मीन्स फोटोस्फेयर। ये तीन जोन आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। एंड उसके बाद आप क्रोमोस्फेयर, ट्रांजिशन रीजन एंड कोरोना। कोरोना सबसे बाहर वाला है, मेजरली लोगों को दिक्कत यही रिमेंबर करने में होती है कि जब मैं अंदर से बाहर जा रहा हूं, तो ये चार जोन मुझे सीक्वेंस में अगर मिल जाए ना, कोर, रेडिएटिव, उसके बाद कन्वेक्शन जोन, ठीक है जी, और बाहर फोटोस्फेयर, ठीक है। फोटोस्फेयर के बाद आपको क्रोमोस्फेयर, दोनों स्फेयर एक साथ होते हैं, ठीक है। फोटोस्फेयर के बाद क्रोमोस्फेयर, एंड देन वी हैव द ट्रांजिशन रीजन, राइट, है ना। ये हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये आना चाहिए जरूर, क्योंकि इस निमोनिक्स के बिना इस ऑर्डर को कैच करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये माइंड में आपको बिठाना ही पड़ेगा कि कोर के बाद वी आर कॉलिंग द PCR, रिवर्स ऑर्डर में आप लिख लीजिएंगे, तो रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फेयर, एंड देन वी आर डूइंग द CT स्कैन ऑफ कॉर्निया, ठीक है। C फॉर क्रोमोस्फेयर, T फॉर ट्रांजिशन जोन एंड कॉर्निया, वी हैव टू डू द CT स्कैन ऑफ कॉर्निया, राइट। तो निमोनिक्स कुछ इस तरह से, अगर मैं अंदर से बाहर आऊं, कोर लिख लिया, है ना, देन आई हैव टू राइट PCR इन द रिवर्स ऑर्डर, कॉल द PCR, राइट, वी आर गेटिंग CT स्कैन ऑफ कॉर्निया, बस। अब वो आपकी चॉइस है, देखिए अलग अलग वे हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा, क्योंकि ये जोनेशन याद होनी जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। दोबारा भी दिख सकता है, क्वेश्चन में पोटेंशियल है ना। इतने सारे C और P हो जाएंगे तो आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज जाएगा, बट एनीवेज लेट्स हैव अ लुक। अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार दर्शन दिए इस तरह के क्वेश्चन ने, इसको हम एनर्जी में रखें, एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स में रखें, कहीं भी रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग डिस्टेंस जोन फ्रॉम द सन स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर टू आउटवर्ड। तो अब तो मुझे तो याद है, कोर तो ऑप्शन में है ही नहीं, राइट, कोर का तो नाम ही कट गया, है ना। तो उसके बाद आएगा आपका जी रेडिएटिव जोन, ठीक है, तो मतलब ई सबसे पहले होगा, ई सबसे पहले होगा तो इन दोनों ऑप्शन पे कांटे लग गए, है ना। उसके बाद आएगा कन्वेक्शन जोन, है ना, फिर बी आ जाएगा आपका, और फिर आ जाएगा फोटोस्फेयर, डी आ गया, है ना, और फिर CT स्कैन ऑफ कॉर्निया, क्रोमोस्फेयर, राइट, एंड देन, ठीक है,
क्रोमोस्फेयर और जो एक दिया हुआ है आपका जोन, ठीक है, ट्रांजिशन जोन एंड कोरोना। तो कोरोना सबसे लास्ट में होगा सी। तो करेक्ट आंसर तो ये पता हमें आइडिया हो गया इस निमोनिक से कि भाई फोर्थ होना है। अब जोन्स को रिव्यू कर लेते हैं। जोन्स के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग आपको जरूरी है जाननी, क्योंकि ये टॉपिक पहली बार टच हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ एनटीए। आज तक कभी सन के जोन नहीं पूछे गए थे डेप्थ में। हल्का फुल्का क्वेश्चन आया था पर कभी जोन पे टचिंग नहीं हुई थी। तो टचिंग हुई है तो मतलब टीचर इज पुटिंग एन आई एंड द क्वालिटी ऑफ दीज थिंग्स। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। लेट्स हैव अ लुक कि क्यों है ऐसा। लेयर से मैंने बता दी आपको, जो सबसे अंदर की जोन होती है वो कोर जोन होती है, उसके बाद रेडिएटिव, कन्वेक्शन, फिर फोटोस्फेयर, देन क्रोमोस्फेयर, ट्रांजिशन जोन एंड कोरोना। ठीक है, कोरोनल जोन होता है सबसे बाहरी। Then in the context of sun, like I mentioned you people that in the context of sun radius, r naught को हमने radius लिया है, the standard unit of distance used to express the size of the sun and the stars. r naught is the nominal value defined as 6,95,700 किलोमीटर। मैं कह सकता हूँ 6,96,000 रफली इतने किलोमीटर होता है ये आर नॉट, अप्रोक्सीमेटली 432-300 माइल्स। द यूजर्स इनपुट आर नॉट इज लाइकली टू टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल। तो सिर्फ खाली ये दिया हुआ है आर नॉट के टर्म्स में कि बार बार मेरे को 6,96,000 किलोमीटर ना लिखना पड़े मल्टीप्लाई में, है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं हम, डिटेल एक्सप्लेनेशन का दिया हुआ है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच लेयर कोर टू आउटवर्ड कोर नॉट लिस्टेड इन द ऑप्शन बट इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे अंदर का लेयर कोर ही होता है। लोकेशन सेंटर ऑफ द सन, तो अप्रोक्सीमेटली रेडियस 0.25 इंटू 6,96,000 किलोमीटर कितना है देख लो। प्रोसेस यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। रेडियो एक्टिविटी का भी क्वेश्चन है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब आप कहते हैं वहां भी फ्यूजन होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन ही हाइड्रोजन के कोर में हो रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जो है हीलियम बना रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी में लिखा भी हुआ है, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन इन द सन कवरिंग हाइड्रोजन टू हीलियम रिलीजिंग एनर्जी, टेम्परेचर 15 मिलियन केल्विन। मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6। तो देख लीजिए कितना टेम्परेचर है। डेंसिटी बहुत हाई, 150 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट द सेंटर। एनर्जी प्रोडक्ट हियर इज कैरिड आउटवर्ड फॉर रेडिएशन फर्स्ट, तो बाहर की तरफ आती है, ठीक है जी। और उसके बाद रेडिएटिव जोन बनता है, क्योंकि हीट वो बाहर जाएगी, वो यहाँ रुकेगी तो है नहीं, तो रेडिएटिव जोन बना, रेडिएटिव जोन बन गया। रेडिएटिव जोन एक्सटेंड रफली फ्रॉम द आउटर एज टू द कोर अबाउट 0.25 से लेके 0.70 इंटू 6,96,000 किलोमीटर, राइट। जस्ट अ मिनट गाइस। So radiative zone is basically a location which is extended from here to that side, right? तो ये आपको ध्यान रखना है ना। एंड देन एनर्जी ट्रांसपोर्टेड रेडिएशन, फोटोन डिफ्यूजन के थ्रू एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, रिपीटेडली एब्जॉर्ब एंड री-एमिटेड, इट कैन टेक थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर एनर्जी टू मूव थ्रू दिस जोन। एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट डिक्रीज आउटवर्ड फ्रॉम सेवरल मिलियन किलो केल्विन टू फ्यू मिलियन केल्विन। कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिवली स्टेबल है, नॉन कन्वेक्टिव है, फोटोन डोमिनेटेड एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आपका कन्वेक्टिव जोन आ जाता है, कन्वेक्शन जोन आ जाता है गाइस, जहां से एनर्जी बाहर को जाएगी आपकी होती हुई। तो कन्वेक्शन जोन थर्ड जोन है आपका। लोकेशन रेडियस के टर्म्स में ये आ गया। कन्वेक्शन हॉट प्लाज्मा राइजेस कूल नियर द सरफेस एंड सिंक्स। ग्रेनुलेशन एंड सुपर ग्रेनुलेशन विजिबल होते हैं यहाँ पे टैकोक्लाइन एक लेयर होती है जिसको थिन शीन लेयर बोलते हैं, लाइज नियर रेडिएटिव कन्वेक्टिव बाउंड्री। तो टैकोक्लाइन इज अ फीचर ऑफ कन्वेक्शन जोन, ये ध्यान रखना है आपने, राइट। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सोलर डायनामो मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो टैकोक्लाइन लेयर है ये जो इंपॉर्टेंट फॉर द सोलर डायनामो मैग्नेटिक फील्ड, तो जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट करती है। टेम्परेचर यहाँ थोड़ा कम हो जाता है, फ्यू थाउजेंड केल्विन रह जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, इतना बाहर आ चुके हैं। इसके बाद बारी आती है फोटोस्फेयर की गाइस, राइट, है ना। फोटोस्फेयर इसके बाद है। विजिबल सरफेस है, फोटो माने विजिबिलिटी, तो फोटोस्फेयर इज द विजिबल सरफेस, ऑलमोस्ट टेम्परेचर 575800, जो बुक्स में आपको रिपोर्टेड मिलता है। मेन फीचर है यहाँ पे सनस्पॉट,
जो क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली रिलेटेड करते हैं, मेलंकोविच साइकिल से डायरेक्ट कोरिलेट करते हैं, जो आप पढ़ते हैं। तो अपीयरेंस ऑफ फिनोमिना, ग्रैनुलेशन पैटर्न, सनस्पॉट, cooler darker regions, limb darkening, absorption line in the solar spectrum here, and this is the layer we see with the optical telescope. तो sunspot जो है वो फोटोस्फेयर में मिलते हैं, टेम्परेचर 5700 से 5800 केल्विन तक होता है। देन कम्स द क्रोमोस्फेयर, राइट। क्रोमोस्फेयर की बात करें तो क्रोमा मीन्स कलर, राइट। तो क्रोमोस्फेयर उसके बाद आता है अबव द फोटोस्फेयर, एंड टेम्परेचर लोअर क्रोमोस्फेयर इज कूलर देन द राइज आउटवर्ड, और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है अपर क्रोमोस्फेयर। स्पिक्यूल्स यहाँ के फीचर है, ठीक है ना। एच एल्फा यहाँ दिखता है, और उसके बाद आपका कोरोना और कोरोनल लूप्स है ना। क्रोमोस्फेयर, ठीक है। क्रोमोस्फेयर के बाद आपका कोरोना जो है बाहर, सबसे बाहर की लेयर कोरोना लेयर है। जैसे हमारी आईज में कॉर्निया होता है ना, इससे याद रखें आप, सबसे बाहर की दुनिया यहाँ से दिखती है। सन्स की आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है कोरोना, मिलियंस ऑफ किलोमीटर इनटू स्पेस, 1 to 3 मिलियन केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर दोबारा से फिर हाई, राइट। कोरोनल लूप्स बनते हैं, कोरोनल होल्स बनते हैं। सोलर विंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर विंड आर जनरेटेड फ्रॉम दिस पार्ट, और ये सोलर विंड जो है ये काफी इंपैक्ट करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को। द हीटिंग मैकेनिज्म ऑफ द कोरोना इज एन एक्टिव रिसर्च टॉपिक, मैग्नेटिक रिकनेक्शंस, वेव हीटिंग एंड विजिबल ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स एंड व्हाइट हेलो अराउंड द सन। तो ये बातें ध्यान रखनी है हर लेयर की। जल्दी से अगर मुझे रिकैप इसका लेना हो तो मैं अगर अंदर से बाहर की तरफ जाऊं तो रेडिएटिव जोन, रेडिएशन जोन, रेडिएटिव जोन, फोटोन डिफ्यूज, लॉन्ग रेजिडेंस टाइम, कन्वेक्टिव जोन, ब्लड फ्लूइड, बल्क फ्लूइड मोशन, राइट। फोटोस्फेयर, इफेक्टिव सरफेस वी सी स्पेक्ट्रम फॉर्म, क्रोमोस्फेयर रेडिश लेयर एच अल्फा, राइट, एंड कोरोना वेरी हॉट, लो डेंसिटी एंड एक्सपेंड इनटू सोलर विंड। तो ये बातें आप माइंड में रखिएगा। ये डिटेलिंग इसलिए की गई है क्योंकि ये टॉपिक मुझे लगता है कि टीचर के रेडार पे डन है इस बार से। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम प्लस माइनस क्वेश्चन फ्रॉम हियर, स्पेशली अबाउट द डेप्थ ऑफ द लेयर्स, राइट। तो इसको आपको माइंड में रख के चलना है। This was about question number 90, and the correct answer here will be 4 when you will arrange the layers. So it will give you a sequence which matches with option number 4. I hope the question number 90 is clear to each and everyone. Nobody is having any doubt about question number 90. यहाँ पे किसी को डाउट है? जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है यहाँ? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। Question number 90 is 4. Let's move to question number 91. हमें हर क्वेश्चन के साथ जस्टिस करना है गाइस। ये देखिए, ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है, बार बार मैं पढ़ाता हूं, हर बार पढ़ाता हूं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि दो तरह की कन्वर्जेंस हमारे पास होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं ब्रीफ करना चाहूंगा कि दो तरह की कन्वर्जेंस होती है। एक कन्वर्जन जो आप कर रहे होते हैं कि मिलीग्राम टू पर मीटर क्यूब टू, ठीक है, ये कर रहे होते हैं आप कि पीपीएम को आप कन्वर्ट करिए मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में, और पीपीबी को आप कन्वर्ट करिए माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक है। इसका सिंपल फार्मूला है, सिंपल लॉजिक है जब भी आप कन्वर्ट कर रहे होते हो। और यहाँ पे जो लॉजिक बनता है वो ये बनता है कि कंसंट्रेशन अगर हमें चाहिए मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में, तो सिंपल सा फार्मूला आता है, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में अगर मुझे कंसंट्रेशन चाहिए तो कंसंट्रेशन इन पीपीएम, जिस गैस को कन्वर्ट करना है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। आप पूछेंगे साहब स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर एसटीपी है कि 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर तो आपका टेम्परेचर एसटीपी है तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की बात होती है 22.4 लीटर हम लेते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। मल्टीपल टाइम्स मैंने पढ़ाया है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, कल की क्लास में भी ये पढ़ाया जाएगा क्योंकि अभी ये सेक्शन होना है वहां पे। और अगर आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है गाइस, तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम हो जाता है 24.5, ठीक है। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम अगर आप पूछेंगे तो क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। ये निकलता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन से, विच इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये हो जाएगा एनआरटी बाय
P। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स 1 लेंगे, R की वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर। अब टेम्परेचर लेंगे, जब 25 कहेगा 25, जब STP कहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन निकल के आती है। बस इसी का डिफरेंस होता है। सेम ही अगर मैं कहूंगा कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए, तो फार्मूले में सिर्फ कितना चेंज आता है कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में हो जाएगा क्या, कंसंट्रेशन इन पीपीबी इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। अब स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की चॉइस है कि टेम्परेचर कितना ले रहा है। अब यहां टेम्परेचर ले रहा है 25, मतलब इस केस में होना था स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम 24.5। क्लियर है ये बात सबको? जल्दी बताइए। इस केस में 24.5 होना था। अब ये क्वेश्चन ड्रॉप क्यों हुआ, इसमें गलती कहां थी साहब, ये मैं आपको बताऊंगा सो दैट आपको ये लॉजिक याद रहे। अब देखिए यहां पे एक हमें बेनिफिट दिख रहा है कि जब हम देखते हैं और हम फार्मूला लिखते हैं कि यहाँ पे सिंपल पूछा गया है कि जी आप इसको कन्वर्ट करिए, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है पीपीएम, उसको आप कन्वर्ट करिए माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। कोई बात नहीं, हम करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी मेरे पीपीएम में है सबको मैं पीपीबी में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला जो पीपीबी के लिए है, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000 पीपीबी, ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000, ऑप्शन ई जो है। ठीक है, अब मैं सीधा फार्मूला लिखूंगा दैट कंसंट्रेशन इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन पीपीबी, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस, जो भी गैस आप ले रहे हैं, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कितना है मेरा 24.5। अब मुझे एक बात बताइए गाइस, ये चीज तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई लेना देना है नहीं साहब, ये तो सब में सेम होगी, सिर्फ डिफरेंस कहां आएगा, इसमें और इसमें। तो ये हम करके देखते हैं। ठीक है, पहले के लिए जब आप लिखेंगे, मैं करके बता रहा हूं, हालांकि मैंने कैलकुलेशन नीचे की सो दैट आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एनवायरमेंटल के जब इसके लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, ऑक्सीजन ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 48। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी इसके लिए, ओजोन के लिए बता रहा हूं, ओजोन के लिए इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, कंसंट्रेशन कितनी है पीपीबी में 1000 इंटू 48, ये खत्म। ऐसे ही SO2 के लिए क्या बन जाएगी, ये SO2 के लिए क्या बन जाएगी 1000 इंटू SO2 का कितना होता है भाई 32 + 32 64, ये SO2 के लिए बन गई। तीसरा अमोनिया के लिए क्या बन जाएगी इक्वेशन, जब हम लिखेंगे, क्योंकि इसने अरेंज करने को बोला है, अमोनिया के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी 4000 इंटू 14 और 3 17, अमोनिया का 17 हो गया। ठीक है साहब, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बन जाएगी 1000 पीपीबी होगा इंटू 12 + 16 28, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बन गई। फिर लास्ट CO2 के लिए क्या बन जाएगी इक्वेशन 1000 इंटू 44 CO2 के लिए। अब देखिए क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, सारी की सारी जो इक्वेशन हमें मिली है उनको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सब में तो 1000 कॉमन ही है, वो सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटकम मिलेगा वो क्या मिलेगा 48, यहाँ पे जो आउटकम मिलेगा वो 64, यहाँ पे जो आउटकम मिलेगा वो क्या मिलेगा 4 इंटू 17 विच कम्स आउट टू बी 68, राइट। यहाँ पे जो आउटकम मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वो क्या मिलेगा 28, यहाँ पे जो आउटकम मिलेगा फॉर CO2 मिलेगा 44। तो मैं ये नंबर इनके आगे लिख लेता हूं कि जो मेरा आउटकम है वो क्या क्या है। ठीक है, तो आउटकम को मैं लिख लेता हूं, ओजोन के लिए मेरा आउटकम आया 48, एक नंबर जो है, SO2 के लिए मेरा आउटकम आया 64, अमोनिया के लिए मेरा जो आउटकम आया वो आया जी 68। ठीक है, CO के लिए जो मेरा आउटकम आया वो आया 28, CO2 के लिए आया 44। बस अब आपको इसको अरेंज करना था। ठीक है, आपको सिर्फ इसको अरेंज करना था। अरेंज जब हम करते हैं इसको, देखिए कैसे अरेंज होगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। इसने कहा है कन्वर्ट करके अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला 28, तो सबसे आ गया डी। उसके बाद कौन आएगा 28 के बाद 44, फिर आएगा ई,
44 के बाद क्या आएगा 48, फिर आ गया ए। 48 के बाद क्या आएगा 64, फिर आ गया बी, और लास्ट में क्या आना था सी, सबसे बड़ा सी है। अब मजे की बात सुनिए, आपकी एजेंसी कहती है भाई क्योंकि हम ऑप्शन देना भूल गए ऐसा कोई जिसमें डी ई ए बी, ठीक है, ठीक है ना, हमने ऑप्शन ही कोई ऐसा दिया नहीं जो करेक्ट हो, ठीक है, हमने सी भी लिख दिया लिखना था बीसी और हमने लिख दिया सीबी। तो एजेंसी ने एक ही ऑप्शन ऐसा दिया जिसमें डी से स्टार्टिंग थी जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता था, और एजेंसी में इतना मतलब कहते हैं निग्लिजेंसी है। मतलब देखिए आप स्टूडेंट के एंड पे कितना फॉल्ट है, 2 मार्क्स बहुत होते हैं। ये क्वेश्चन भी चला गया, ये भी डी से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी डी से, एक ही जगह स्टार्ट हो रहा है ये साहब ऑप्शन। और ऐसा ये चौथी बार हो रहा है इस पेपर के अंदर ना, जब हमने इसको एनालिसिस किया कि इस पेपर में चौथी बार ऐसा फाइंड आउट हुआ है कि चौथा ऑप्शन जो है नहीं है। इनिशियल सीरीज सही है, यहां तक सही है, यहां तक सही है, डीई ए तक सही है, ठीक है, डी इज लेस देन ई लेस देन ए, ठीक है। अब यहां लास्ट स्टेज में गड़बड़ कर दी, पहले लिखना था बी फिर लिखना था सी। अब ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बच्चे इसमें हल्ला करेंगे, किसी बच्चे ने रिपोर्ट किया होगा, तो सिंपल सा एक आंसर आता है एजेंसी का कि भाई ड्रॉप द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में देखो ये होना था, ये क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, या ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है। करेक्ट आंसर इसमें होना था डी ई ए बी सी, but because agency failed to justify their logic, that's why they dropped this question. तो ये ध्यान रखना है गाइस कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर तो सेकंड ही ठीक है, बस एक छोटी सी करेक्शन है जो आप कर लें, क्योंकि आपको तो पूरा पेपर करके जाना है। डी, मैं तो अपने बच्चों को ऐसे नहीं भेज सकता भाई, इज लेस देन ई, और लास्ट में आएगा आपका सी विच इज 68। तो ये इसका एक्चुअल आंसर होना था, बट क्योंकि एजेंसी ने कोई आंसर करेक्ट रखा ही नहीं ऑप्शन में, तो अपनी कमी को छुपाने के लिए एक ही ऑप्शन होता है वी ड्रॉप द क्वेश्चन। बट एनीवेज हमें तो सीखना है, हमें तो क्वेश्चन की वैरायटी सीखनी है, तो वी ड्रॉप द क्वेश्चन। तो यहां देख लीजिए हमने लिख दिया है बकायदा एनालिसिस में, ड्रॉप्ड आउट बट करेक्ट आंसर शुड हैव बीन 2 डी ई ए बी और फिर सी विच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज ड्रॉप। तो आपको रीजन पता होने चाहिए क्या गलत हुआ पेपर में, कहां गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, वही बच्चा अगले अटेम्प्ट में जस्टिफाई करेगा चीजों को कि ऐसा भी होता है एनटीए में साहब। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स। कहीं आप एग्जाम में बैठ के सोचते रहो कि सर मुझे तो कोई ऑप्शन ऐसा मिला ही नहीं, तो आप धोखा खा जाओगे। और ये ऐसा चौथा क्वेश्चन है इस पेपर में आउट ऑफ 100। सारी डिटेलिंग हमने यहाँ पे ऐड की है गाइस, कैसे कन्वर्जन होता है, यू कैन सी हियर कन्वर्जन फार्मूला, और ये हमारी बुकलेट में भी है। 25 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेयर, ये आपका मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से पीपीएम से मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्यों ऐसा लिया है, और यहाँ से आप सारी चीजें वर्कआउट कर सकते हैं। सिंपल ही है, ये मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, कम से कम भी 20वीं बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। मॉलिक्यूलर वेट सारों के लिखे हुए हैं जो चाहिए थे क्वेश्चन में, 48, 64, 17, 28, 44, ठीक है। और आगे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन करके दिखाई है कि पीपीएम इंटू मॉलिक्यूलर वेट या पीपीवी इंटू मॉलिक्यूलर वेट का कितना कितना अमाउंट आ रहा था और कहाँ हम फेल हुए। तो आंसर होना चाहिए डी ई ए बी सी, लेकिन ये गलत है, सी बी होना चाहिए था, सॉरी बी सी होना चाहिए था, और उसमें सी बी लिखा हुआ है, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है भाई जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वही लीड करेगा, क्योंकि अमोनिया में 4 है ना, तो दैट्स व्हाई। तो ये 68 आपका, राइट, ये 64 आपका, ये 48, ये आपका 44 और ये 28। तो सिंपल सा लॉजिक यही था, और ये इसका करेक्ट आंसर बनता था डी ई ए बी सी। बट एजेंसी ने कभी को करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया, तो एजेंसी को मजबूरन ऑप्शन को क्वेश्चन को कैंसिल करना पड़ा या ड्रॉप करना पड़ा, सबको नंबर दे दो। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 91 में क्या वाद विवाद था या क्या जो है डिबेट थी,
किसी को कोई डाउट है? अब तो कर लेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है जल्दी बताओ भाई फटाफट से। क्लियर है? ये होता है रिव्यू पेपर का, ऐसे नहीं कि बस एबीसीडी में आंसर बता दिया, कॉन्सेप्ट चाहिए। जैनित को, मित्तल को, प्रिया को, श्रुति को, किसी को कोई डाउट है यहां तक? जल्दी बताइए भाई। एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्लियर, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमें रुकना नहीं है गाइस, हमें सारा काम कर देना है, वेट नहीं करनी है, ठीक है। और उतना उतना आप लोगों ने डाइजेस्ट भी कर लेना है डेली बेसिस पे, यही रिक्वेस्ट है बस सबसे, ठीक है। क्योंकि लोगों को एक साथ लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते, लॉजिक तो सेम ही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड। इसको तो आपको ऐसे ही उधेड़ देना था या डिसमेंटल कर देना था। ये मल्टीपल टाइम्स आपकी सॉइल में, मल्टीपल टाइम्स आपके मिनरल एंड रॉक में ये लाइंस लिखी हुई है, और मल्टीपल टाइम्स हर जगह पे लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 92 सेज मैच द लिस्ट ए एंड बी। लिस्ट ए में केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिस्ट बी में रॉक टाइप है। इससे सिंपल क्वेश्चन शायद रॉक और मिनरल से हो नहीं सकता। हिंट भी थे, हिंट भी थे, ठीक है। हिंट क्या थे, ठीक है। हिंट क्या थे? आयरन मैग्नीशियम रिच सिलिकेट। तो सबको पता है कि ये आयरन मैग्नीशियम रिच सिलिकेट आपका बेसॉल्ट होता है, ठीक है ना, साइमा एनसीआर लेयर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जाएगा फोर्थ पे। जो हिंट थे मैं पहले वो बता रहा हूं। हिंट था कि सी जो है आयरन मैग्नीशियम रिच सिलिकेट बेसॉल्ट, ये मल्टीपल टाइम्स आपने पढ़ा है। एक हिंट और था कि जो एल्युमिनियम का ऑक्सी हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, Al2O3.24H2O या इस तरह की चीज जो होती है, वो आपके भाई बॉक्साइट है, उसी को तो बोलते हैं, और ही एल्युमिनियम का है बॉक्साइट। तो क्या मैं इससे जीत पा रहा था इस क्वेश्चन को? C4 और D1, C4 और D1 दो ऑप्शन में था, बाकी के ऑप्शन तो यहीं से रूट आउट हो गए थे। अब भी मुझे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जोर क्या लगाना पड़ेगा भाई? फॉस्फेट और सल्फेट, ठीक है। तो जब आप सल्फेट की बात करते हैं तो सल्फेट के मोस्ट ऑफ द एनहाइड्राइड होते हैं, ठीक है। सल्फेट के जो एनहाइड्राइड होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है, एसिडिक नेचर का है, तो सल्फेट आ गया, बी आपका आ गया 3 में। जैसे ही आपने B3 का हाथ पकड़ा, वैसे ही आपका ए चला गया 2 में, स्ट्रोमेटोलाइट्स, फॉस्फेट, ठीक है। ये भी वर्डिंग पहले डिस्कस हुई है, स्ट्रोमेटोलाइट फॉस्फेट से बिलोंग करता है रॉक टाइप। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गाइज यहाँ पे 2। ए बिलोंग्स टू 2, बी बिलोंग्स टू 3, सी बिलोंग्स टू 4 एंड डी बिलोंग्स टू 1। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जो ऑप्शंस हैं। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी 2, 92 इज 2, राइट। अब इसके हम डिटेल डिस्कशन को देख लेते हैं कि क्यों इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है 92 का। रीजन बहुत जरूरी है पता होना, बिना रीजन के कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। मैं आपको बता दूं, आप पीएचडी लेवल के लोग हैं, एबीसीडी में लॉजिक नहीं होता कभी भी, ठीक है। सबसे पहले हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की ही बात कर लेते हैं, जो दिया एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड बॉक्साइड। तो बॉक्साइड इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम and is composed mainly of aluminum hydroxide and oxyhydroxide such as gibbsite, AlOH whole thrice जो हमने पढ़ा है बहुत, bohemiite and diaspore, AlOH. So aluminium oxyhydroxide correspond to bauxite, D तो 1 से मैच हो गया, जो हमने कर भी दिया ऊपर। Then coming to the next option which was there, sulfate, they form basically anhydrite. तो anhydrite is the anhydrous form of calcium sulfate, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्राइट ही कहलाता है, ठीक है। और बिलोंगिंग टू द सल्फेट मिनरल ग्रुप एंड हेंस इट इज की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक इज सल्फेट व्हिच इज गिवन इन 3। देन आयरन मैग्नीशियम रिच सिलिकेट, ये तो सबको पता है कि बेसॉल्ट होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं थी, ये बहुत तगड़ा हिंट था यहाँ पे। सिलिकेट बेसॉल्ट, बेसॉल्ट इज अ मैफिक इग्नियस रॉक, बताया भी था हमने। आयरन मैग्नीशियम, mainly magnesium and iron silicate minerals such as olivine and pyroxene, therefore magnesium rich silicate basalt। और लास्ट में आपको दिया है गाइस फॉस्फेट which basically belongs to stromalite। फॉस्फेट स्ट्रोमोलाइट से बिलोंग करते हैं। स्ट्रोमोलाइट्स आर लेयर्ड सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर formed by cyanobacteria that is typically precipitate calcium carbonate। ये बेसिकली
कैल्शियम कार्बोनेट होती है, ठीक है, जो आपकी प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होती है ना, जैसे आपने सुना भी होगा स्टेगोमेलाइट, राइट। तो they are close among biogenic chemical sedimentary rock often associated with the phosphorus rich biologically active environment and are taken as example of phosphate type biogenic rocks relative to other options with the remaining unmatched rock type phosphate is paired with stromalite, so A belongs to 2। तो ये आपका जो है सेकंड ऑप्शन पे जाएगा, भले ही ये कैल्शियम कार्बोनेट हो, लेकिन इस तरह के एसोसिएशंस यहाँ मिले हैं सेडिमेंट्री रॉक में जहाँ फॉस्फोरस रिच भी होते हैं, जो रॉक्स होते हैं उनके साथ ये मिलते हैं स्ट्रोमोलाइट, तो ये इस वजह से यहाँ बिलोंग करेगा और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2। इजी क्वेश्चन था ये होना चाहिए था सब बच्चों से। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 92 में? जल्दी करिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 92, किसी को कोई डाउट जल्दी से? एनीवन हैविंग एनी डाउट गाइस, क्विकली रिस्पॉन्ड करिए। 92 में अगर किसी को कोई डाउट दिखता है तो। एनीवन? जैनित, मित्तल, प्रिया, श्रुति, किसी को कोई डाउट है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, आज से 1.5 साल पहले एचपीएलसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, मैं आपको बता दूं, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बट वही वाली बात है कि भाई अगर आप ध्यान से नहीं करके जाएंगे जो पुराना काम होगा तो नए काम को आप क्या सीख पाएंगे? वहां पे नया काम भी आपको जस्टिफिकेशन मांगेगा कि भाई हमने पुराना ठीक से नहीं किया। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो हमारा पीवाईक्यू डिस्कशन क्लाउड है या जो सॉल्यूशंस हैं उनको डीपली डाइजेस्ट करना आफ्टर ऑल द बुकलेट्स इज मैंडेटरी, वो जरूरी है। वो आपको बहुत ज्यादा पुश बैक सपोर्ट देंगे एग्जाम हॉल में, राइट, क्योंकि वो रिसोर्स मोस्ट ऑफ द जगहों से गायब है, सबके पास नहीं है, ठीक है। भले ही लोग कहते रहे, क्योंकि मुझे भी पता है 15 साल से मैं भी डोमेन में हूँ कि लोग कैसे पढ़ाते हैं आउटर वर्ल्ड में और कैसे काम होता है, डेप्थ कहीं नहीं है, डीपर सेंस कहीं नहीं है, तो वो आप ऐसे घूमते रहिए, वो बात अलग है, ठीक है। वो चीज आपको समझ में आती है इंटरव्यू रेशोज में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 93, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एचपीएलसी, ठीक है। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आप समझ रहे होंगे, ये मैडम ने आपको डील कराई होगी जब मैडम ने एनालिटिकल मेथड पढ़ाया था। पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पहले मैं इसका माइनर डाइसेक्शन करूंगा क्वेश्चन का, फिर मेजर डाइसेक्शन करूंगा कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, इन नॉर्मल फेज एचपीएलसी द स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर। पहली ही लाइन गलत लिख दी, स्टेशनरी फेज होता है पोलर, ठीक है, स्टेशनरी फेज होता है पोलर, जो कॉलम के अंदर रहता है आपका, और मोबाइल फेज होता है नॉन पोलर। भाई साहब, मोबाइल फेज इज नॉन पोलर, तो ये स्टेटमेंट यहां इन्होंने गलत लिखी है, उल्टी लिख दी है इन द सेंस। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक होने की स्टेट में है ही नहीं, इसको मैं क्या कहूँ। क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, एचपीएलसी के अंदर जो कॉलम में पैक रहता है मसाला स्टेशनरी फेज, वो आपका पोलर रहता है, और मोबाइल फेज आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे बेंजीन, हेक्सीन, राइट, ये इस तरह की चीजें। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, चलो कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेटमेंट। कहता है इन नॉर्मल फेज एचपीएलसी द लीस्ट पोलर कंपाउंड, जो सबसे पोलर कंपाउंड होगा, सबसे कम पोलर कंपाउंड होगा, इल्यूड फर्स्ट। बिल्कुल सही बात है, जो ज्यादा पोलर होंगे वो कॉलम में रुके रहेंगे, उनका इल्यूशन टाइम ज्यादा होगा। लीस्ट पोलर कंपाउंड इल्यूड्स फर्स्ट एंड द इंक्रीज पोलैरिटी ऑफ द मोबाइल फेज डिक्रीज द इल्यूशन टाइम। तो क्योंकि उनका इंटरेक्शन टाइम बढ़ जाता है सॉल्वेंट के साथ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इनको हम सबको जस्टिफाई करेंगे। आगे चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। इन रिवर्स फेज एचपीएलसी द मोस्ट पोलर कंपाउंड इल्यूड फर्स्ट, क्योंकि इसमें उल्टा होता है, जो सबसे ज्यादा क्योंकि रिवर्स फेज हो गई ना एचपीएलसी, तो उल्टा कर दो, जो स्टेशनरी फेज होगा वो नॉन पोलर होगा, जो मोबाइल फेज होगा वो पोलर होगा। तो मोस्ट पोलर इल्यूड फर्स्ट, क्योंकि वो मोबाइल फेज के साथ निकल जाएगा, इंक्रीजिंग द पोलरिटी ऑफ मोबाइल फेज इंक्रीज द इल्यूशन टाइम। ये रिवर्स फेज एचपीएलसी के लिए तो ये भी सही है। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं गाइस। इट सेज इन द आइसोक्रेटिक मोड ऑफ एचपीएलसी, जहां फ्लो आपका बराबर रहता है,
HPLC द पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द रन। ये बिल्कुल सही बात है। आइसोक्रेटिक सेटिंग होती है इसके अंदर, मैं कभी दिखाऊंगा मैं आपको। आइसोक्रेटिक सेटिंग होती है जहां पे आपका मोबाइल फेज जो है वो आपका अनचेंज रहेगा थ्रू आउट द रन, बदलेंगे नहीं उसको अलग अलग। स्टेटमेंट ई पे आते हैं। स्टेटमेंट ई क्या कहती है? The resolution of analysis depends on the proper balance of intermolecular forces among the analyte, जिसको आप एनालिसिस कर रहे हो, एंड द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। बिल्कुल सही बात है। तीन ही कंपोनेंट होते हैं, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज, और जो मॉलिक्यूल आप जिसको एनालाइज करते हो उसको एनालाइट बोलते हैं। तो इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, वेदर जो मॉलिक्यूल जिसको आप एनालिसिस कर रहे हो वो पोलर है नॉन पोलर, दैट विल डिसाइड। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आया सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो गलत है, वो ए है। तो बी सी डी ई करेक्ट है। तो बी सी डी ई करेक्ट है, तो भैया ऑप्शन नंबर 3 मेरे लिए करेक्ट आंसर है। बट वी विल पुट द लाइट इन डीपर सेंस हेयर। ठीक है, हालांकि आपने पढ़ा हुआ है एचपीएलसी, बट स्टिल। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 93 इज थर्ड। लेट्स हैव द व्यू ऑफ लॉजिक कि क्या कहता है लॉजिक हमारा, क्यों फर्स्ट गलत है। तो हर चीज को हमने जस्टिफाई यहाँ पे किया हुआ है आपके सामने गाइज, आप देख सकते हैं। तो इन नॉर्मल फेज एचपीएलसी द स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर एंड द मोबाइल फेज इज पोलर, ये गलत है। नॉर्मल फेज एचपीएलसी जो यूज करती है वो क्या यूज करती है? स्टेशनरी फेज आपका पोलर होता है, इसमें सिलिका या एल्यूमिना यूज करते हैं। और नॉन पोलर मोबाइल फेज होता है जिसमें हेक्सेन या क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आते हैं, कौन सा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं पोलर या स्टेशनरी फेज में? सिलिका, एल्यूमिनियम। नॉन पोलर में हेक्सेन हो गई, क्लोरोफॉर्म हो गया, CaCl3। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट, उल्टी स्टेटमेंट लिखी हुई थी। द स्टेटमेंट एक्चुअली डिस्क्राइब रिवर्स फेज एचपीएलसी। ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, ये रिवर्स फेज एचपीएलसी के लिए ट्रू है। तो लेकिन ये ओवरऑल स्टेटमेंट जो है आपकी गलत हो जाएगी। इसको यहां से निकालते हैं, आगे चलते हैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है? इन नॉर्मल फेज एचपीएलसी द लीस्ट पोलर कंपाउंड इल्यूट फर्स्ट। जो सबसे कम पोलर होगा सबसे पहले बाहर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि जो पोलर होंगे वो तो कॉलम के साथ खेलते रहेंगे ना। इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज डिक्रीज द इल्यूशन टाइम, ये सही है। इन नॉर्मल एचपीएलसी द पोलर एनालाइट इंटरैक्ट स्ट्रांगली विद द पोलर स्टेशनरी फेज। जो कॉलम में पैक है, स्टेशनरी फेज है, तो उसका रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा। और जो कम पोलर होंगे वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। लीस्ट पोलर कंपाउंड इल्यूट फर्स्ट, उनका रिटेंशन टाइम कम होता है। इंक्रीजिंग द मोबाइल फेज पोलैरिटी कंपोनेंट competes with the analyte for stationary phase and reduce the retention time। तो रिटेंशन टाइम का लॉजिक जो यही है कि जो रिटेंशन टाइम जिसका ज्यादा है वो कॉलम से देर से बाहर आएगा, क्योंकि वो पोलर है मॉलिक्यूल। तो करेक्ट हो गया बी। सी की बात कर लेते हैं। रिवर्स फेज की जो हमने बात की थी कि वहां पे नॉन पोलर होता है, तो इन रिवर्स फेज एचपीएलसी द मोस्ट पोलर कंपाउंड इल्यूट फर्स्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको तो कहीं खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉन पोलर है इसमें तो कॉलम में। तो पोलर वाला क्या करेगा? इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द मोबाइल मॉलिक्यूल इंक्रीज द इल्यूशन टाइम। इन रिवर्स फेज एचपीएलसी नॉन पोलर स्टेशनरी फेज होता है, कार्बन 18 और कार्बन 8 वाले कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ऑक्टेनॉल। पोलर मोबाइल फेज होता है, वाटर या मिथेनॉल लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट पोलर कंपाउंड इंटरैक्ट वीकली विद द स्टेशनरी फेज, सबसे पहले बाहर भाग जाएंगे क्योंकि उनके इंटरेक्शन का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि एनालाइट तो अगर नॉन पोलर होगा तभी तो रह पाएगा ना रिवर्स फेज में। इंक्रीज द मोबाइल फेज पोलैरिटी, मोर वाटर। स्ट्रेंथनिंग इंटरेक्शन विद नॉन पोलर स्टेशनरी फेज, इंक्रीज द रिटेंशन टाइम। तो ये ध्यान रखना है कि रिवर्स फेज में उल्टा होता है सब कुछ। कॉलम आपका नॉन पोलर होता है या स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है। अगला स्टेटमेंट आता है डी, आइसोक्रेटिक फ्लो। So in the isocratic mode of HPLC analysis, the polarity of mobile phase remains unchanged throughout the thing. True है ये। आइसोक्रेटिक इल्यूशन होता क्या है कि जो आपका मोबाइल फेज है, जो सॉल्वेंट आप डाल रहे हैं उसको आपने चेंज नहीं करना है। तो मोबाइल फेज कंपोजिशन रिमेन कांस्टेंट, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। अपोजिट ऑफ ग्रेडियंट इल्यूशन वेयर पोलैरिटी चेंजेस। तो जो ग्रेडियंट इल्यूशन होता है उसमें चेंज करते रहते हैं, इसमें चेंज नहीं करते। तो ये भी करेक्ट है आपका। Then we have the final round of verdict on option E, which is there, कि क्या होता है इसमें इसने पूरा सार आपको दिया है। और ये तो पढ़ाया जाता है तो कुछ मुझे लगता नहीं इशू, और रिपीटेड क्वेश्चन है। द रेजोल्यूशन ऑफ एनालिसिस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर बैलेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग एनालाइट। एनालाइट जिस मॉलिक्यूल को आप एनालाइज कर रहे हो, मोबाइल फेज जो सॉल्वेंट आप यूज करते हो, स्टेशनरी फेज आपका कॉलम। तो रेजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन एनालाइट, स्टेशनरी फेज जो है एनालाइट, मोबाइल फेज इंटरेक्शन, दोनों में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, एंड बैलेंस ऑफ पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो आफ्टर लुकिंग इनटू ऑल द डिटेल्स वी कैन कंक्लूड कि भैया पहला ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी सब सही है।
and after having that B, C, D, E, only one option is giving you B, C, D, E. The correct answer is third. I hope it is clear to each and everyone. Question number 93. किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए भैया. We have to do maximum number of question as early as possible. क्वेश्चन नंबर 93 सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 93 में? जल्दी से. डॉक्यूमेंट्स एवरीवन हैव, दे कैन गो थ्रू इट. क्लियर है? चलिए जी, आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली आपकी बुकलेट से. और आप ये कह लीजिए कि जी एयर पोल्यूशन से आया है, या फिर ये कह लीजिए जी आपका जो है सॉइल से आया है. जहां आपका मन करे, देयर यू कैन फिट दिस. इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, मैं आपको बता नहीं सकता. इस क्वेश्चन में 11th-12th के लॉजिक है और कुछ नहीं है. कहता है इन एन ओपन सिस्टम, एक सिस्टम आपका ओपन सिस्टम है. ओपन सिस्टम में आपको पता है कि एनर्जी एंड मैटर एज वेल एज मैटर कैन एक्सचेंज विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टीशन बिटवीन गैस एंड एक्वस फेज. कह रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से ऐसा है जो गैस और एक्वस फेज में नहीं पार्टीशन करता है. जिस बंदे के अंदर थोड़ी भी सेंस थी, जिसको थोड़ा भी लॉजिक था, भाई यहां पे क्या कहा गया है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो गैस से एक्वस फेज में या वाटर के साथ नहीं जाता और एक्वस फेज से गैस में नहीं आता. एक बात बताओ, आपको हम रात दिन पढ़ाते हैं कि फॉस्फोरस साइकिल इज अ सेडिमेंट्री साइकिल, इज अ सेडिमेंट्री साइकिल. सबसे शॉर्टकट आंसर तो यहां से मिल सकता था इसका, बाकी तो मिल ही जाएंगे. इट डू नॉट हैव एनी गैस फेज, डू नॉट हैव गैसियस फेज. तो मैं आपकी जगह होता तो मैं तो इसको ऐसे ही पकड़ लेता, चल भाई हो जा रिवर्स. ये मेरा आंसर आ गया था यहां से निकल के. लेकिन फिर भी जिसको अगर इतनी सेंस नहीं लगी कि गैस फेज नहीं होता है फॉस्फोरिक एसिड में, H3PO4 में या फॉस्फेट्स में, क्योंकि उनकी साइकिल ही सेडिमेंट्री होती है, चलो उसको भी हटा देते हैं, उस लॉजिक पे भी नहीं जाते. वन बाय वन हम ये देख लेते हैं कि इनसे बनता क्या था. ठीक है, इनसे बनता क्या था. CO2 जब वाटर के साथ कंबाइन करती थी आपकी, तो H2CO3 बनाती थी, ऐसा कुछ होता था. अमोनिया जब आपका H+ आयन के साथ कंबाइन करता था, अमोनिया गैस होती थी और ये H+ आयन के साथ कंबाइन करके अमोनियम आयन आपका बनाता था एक्वस फेज में. ऐसे ही H2S जो गैस है आपकी, ये H2- बनाती थी एरोजोल में. H3PO4 तो हमेशा एक्वस फेज में ही रहा है, वो तो गैसियस फॉर्म में आया ही नहीं. अगर आप कहो, वो तो फॉस्फेट ही रहा है. देखिए नीचे जरा. तो सारा का सारा आइडिया जो है कहां से आया है, ये यहीं से निकल के आया है. पहली बात तो पार्टीशन करेगा कौन, डिवाइड कौन होगा. व्हाट डज मीन बाय पार्टीशन, कि भैया जो आपका एक फेज से दूसरे फेज में जा सके वो पार्टीशन करके दिखाएगा. यहाँ पे मीन ऑफ पार्टीशन, पार्टीशनिंग बिटवीन द गैस एंड एक्वस फेज मीन्स द सब्सटेंस which can exist in gas phase and aqueous phase. ठीक है ना. It can dissolve in water, establish an equilibrium, describe Henry's law and acid base reaction. So a substance that has no appreciable vapor pressure and exist only in aqueous phase will not partition. तो जिसका वेपर प्रेशर हो ही नहीं सकता, जो गैसियस फेज में जा ही नहीं सकता, वो डिसॉल्व होगा कैसे? वो कभी डिसॉल्व ही नहीं हो पाएगा. तो ये भी एक लॉजिक था. तो सबसे पहले हम CO2 को ले लेते हैं, पहला ऑप्शन ये तो बिल्कुल जाएगा. A gas at ambient condition dissolve in water to forming carbonic acid. ये रिएक्शन तो मैंने हजारों बार लिखी है. क्लियरली पार्टीशन बिटवीन गैस एंड वाटर, तो ये दिख रहा है आपको कि CO2 गैस है और कार्बोनिक एसिड एक्वस फेज में, तो ये तो कैंडिडेट है जो पार्टीशन करेगा. इसकी क्लियरिटी तो यहां से आ गई हमें. ये तो भाई साहब पार्टीशन करेगा, ये नहीं छोड़ेगा. दूसरा अमोनिया, अमोनिया के लिए भी आप देख सकते हैं, गैस एट एम्बिएंट कंडीशन हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये भी पार्टीशन करेगा. स्ट्रॉन्ग गैस एक्वस इक्विलिब्रियम होता है इसमें, तो बिल्कुल करेगा. अच्छी बात है, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो गैस और एक्वस फेज में पार्टीशन करता है. अब बात कर लेते हैं H3PO4 की, फॉस्फोरिक एसिड की. मैंने बोला ना ये सेडिमेंट्री साइकिल है, ये तो इवेपोरेट होता ही नहीं है. तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड नॉन वोलेटाइल है. जो वोलेटाइल ही नहीं है, जिसके वेपर ही नहीं बनते हैं, वो कहां से गैसियस फेज में जाएगा. एग्जिस्ट ओनली इन लिक्विड और एक्वस फेज, हैज निग्लिजिबल वेपर प्रेशर, कैन नॉट एग्जिस्ट इन द गैस फेज अंडर एनवायरमेंटल कंडीशन. तो इस पे लग गया बड़े वाला कांटा, ये हो गया आउट ऑफ द लीग प्लेयर. राइट,
इसको हटा दो, यही है जो ऑड वन आउट है। और एक दिया आपको H2S गैस, तो H2S गैस इज ऑल्सो अ कैंडिडेट विच कैन शो दैट, राइट। तो गैस एट एम्बिएंट कंडीशन डिसॉल्व इन वाटर एंड पार्शियली डिसोसिएट, तो ये दिख रहा है आपको, ये भी एक्वस फेज में जाती है ना। गैस एक्वस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका आया है 12th क्लास में, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, जहां पे हेनरीज लॉ मेंशन है। वहां पे मेंशन है कि कौन कौन सा इसमें से गैस एक्वस ट्रांजिशन दिखाता है। उस टेबल में ये तीनों नाम लिखे हुए हैं, CO2, अमोनिया एंड H2S, ठीक है। तो ये सवाल जो है वहीं से उठाया गया है। ये बेसिकली तो 12th लेवल का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो, बट फिर भी लॉजिकली आप ये भी सोच सकते थे कि सेडिमेंट्री साइकिल में गैस फेज तो होता नहीं, तो H3PO4 ही जो ऑड वन आउट मॉलिक्यूल है। हेंस द करेक्ट आंसर इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। कई बार आपको ना अपने +1 +2 में भी जाके सोचना पड़ जाता है, ये एग्जाम ऐसा कर दिया अब इन्होंने। 2-3 क्वेश्चन ये जरूर निकाल के लाते हैं, 4 क्वेश्चन पूरे 100 में से, जो इस तरह की चीज करते हैं। तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये कभी भी गैस और एक्वस फेज के बीच में ट्रांजिशन नहीं करेगा, ये सिर्फ एक्वस फेज में ही रहेगा, गैस फेज में कभी नहीं जाएगा। क्लियर है? जल्दी बताइए जी। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन 94 क्यों H3PO4 आंसर था? किसी को कोई डाउट है 94th क्वेश्चन में? जल्दी बताइए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। अगर क्लियर है तो आपको बस रिस्पांस करना है और हमें उस रिस्पांस का आंसर देना है। बड़ा अच्छा सवाल एक आया है इस बार न्यूक्लियर से, नई ताजी हवा है और पहली बार ये क्वेश्चन आया है, बट बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, कोई इसमें घबराने या डरने की बात नहीं है। और इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन जो है गिलबर्ट मास्टर में लिखी हुई है, और रूटीनली ये काम जो है रेडियो एक्टिव लैब करती है। तो इस क्वेश्चन में घबराहट भरा तो कुछ नहीं था जब मैंने देखा पेपर में। कहता है इन एन एब्जॉर्ब डोज ऑफ 0.2 ग्रे, तो ये लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ेंगे ना गिलबर्ट मास्टर, तो ग्रे इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जब डोज दी जाती है किसी को, है ना। तो ग्रे भी होती है, सीवर भी होती है आपकी, ठीक है ना, और रोइंटजन भी होती है। ये क्वेश्चन पहले आए हुए हैं कि ग्रे यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की। तो इन एन एड्सॉर्ब डोज, कि किसी को आपने डोज दी है रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, कीमोथेरेपी है, अदर ट्रीटमेंट है जिनमें रेडियो एक्टिव डोज दी जाती है, of slow neutron radiation produces the sample biological effect as 2 gray of gamma radiation। कहता है कि जी हमने एक एड्सॉर्ब डोज दी 0.2 ग्रे ऑफ स्लो न्यूट्रॉन की रेडिएशन की, प्रोसीजर किया, है ना, जैसे थायराइड में भी देते हैं, एंड द सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट एज 2 ग्रे ऑफ गामा रेडिएशन, देन द रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ स्लो न्यूट्रॉन विल बी। ये कह रहा है कि आप रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस बताइए उस स्लो न्यूट्रॉन की कितनी रही होगी। अब देखो पहले लॉजिक समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार आया है एग्जाम में। एक चीज होती है आपकी रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, RBE। ये क्या होता है? रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस जो है ना, किसी भी चीज को कंपेयर करती है विद कंपैरिजन टू जो हमारे नॉन रेडिएशन सोर्सेज, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, कि इसके कंपैरिजन में कितना हार्मफुल हो सकता है या कितना इफेक्टिव हो सकता है एज कंपेयर टू गामा रेज या एक्स रेज। क्योंकि हमें तो पहले यही पता है भाई, गामा कैमरे और एक्स कैमरे होते थे, एक्सरे कैमरे होते थे, रोइंटजन ने जब एक्सरे की डिस्कवरी की थी, हमें और कुछ तो पता नहीं था। अब ये नई नई टेक्निक्स आ गई, नई नई डोज आ गई है, रेडिएशन थेरेपीज आ गई है, तो अब हमें देखना पड़ता है कि भाई ये कितना हार्म कर सकता है एज कंपेयर टू एक्सरे या गामा रेज, ठीक है। अब तो यहाँ पे पहले से मेंशन है कि गामा रेज की टर्म्स में ये 2 ग्रे ऑफ गामा रेडिएशन जितना इफेक्ट देता है, ठीक है। चलो जी कोई नहीं, आगे चलते हैं। कहता है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस इज हाउ बायोलॉजिकली डैमेजिंग वन टाइप ऑफ रेडिएशन इज रिलेटिव टू रेफरेंस रेडिएशन। रेफरेंस में हम लेते हैं गामा रेज या एक्स रेज। तो बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना था कि किसी की भी, जैसे आपने कहा कि जो है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई मैं रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस निकालना चाहता हूं कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मैंने जो है 4 गुलाब जामुन खा लिए एज कंपेयर टू गुलाब जामुन नहीं खाया, ठीक है ना, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जिसको हमें रेफरेंस लेना होता है
ठीक है, वो तो हम रखते हैं ऊपर, ठीक है ना, जिसकी रेफरेंस है वो तो रहेगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा है भाई, उसको पहले हमने रिस्पेक्ट दी है। और जिस मॉलिक्यूल को हम टेस्ट कर रहे हैं कि कितना इसके कंपैरिजन में हो सकता है, तो उसको हम रखते हैं हमेशा नीचे। तो जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपका रेफरेंस है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। रेफरेंस हमेशा या तो आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा गामा रेज या एक्सरे, जैसे यहाँ पे गामा रेज दिया हुआ है, ठीक है, दे दिया। और टेस्ट आपका डिनोमिनेटर में आएगा। टेस्ट यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको दोनों की डोज लिख लेनी है। न्यूट्रॉन की डोज कितनी है यहाँ पे, न्यूट्रॉन की डोज है 0.2 ग्रे, ये मेंशन है देखो आपके सामने, 0.2 ग्रे ऑफ स्लो न्यूट्रिएंट रेडिएशन, ठीक है। और आपका ये टेस्ट है जो हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है जी। और ठीक है, इसको मैं तो याद ऐसे भी रखता हूं, जो फेस है वो ऊपर होता है और टो जो है वो नीचे होता है, ठीक है ना। फेस आपका जो है तो रेफरेंस, एफ आया ना वहां पे, तो रेफरेंस आपका फेस है वो न्यूमरेटर में रहेगा, ऊपर रहेगा, और टो जो है आपका, जो आपका अंगूठा है वो नीचे है पाँव में, ठीक है, ये हो गया। और आपका जी टेस्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट तो आपका ये हो गया न्यूट्रॉन, और रेफरेंस क्या है साहब, रेफरेंस है हमारी गामा रेडिएशन। रेफरेंस हमेशा या तो गामा होगी या एक्सरे होगी, ये ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूल लिखा होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इसकी डोज कितनी है, जो हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस की डोज कितनी है, 2 ग्रे। भाई साहब कुछ नहीं करना था इस न्यूमेरिकल में, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करनी थी और सिंपल सा वैल्यूज रखनी थी आपको। देखो कितना आसान था ये। आरबीसी क्या आ जाएगी इस न्यूमेरिकल की, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, आरबीई। रेफरेंस क्या है आपका, रेफरेंस क्या है, गामा रेडिएशन, उसकी डोज कितनी है, 2 ग्रे। टेस्ट मॉलिक्यूल क्या है साहब आपका, टेस्ट मॉलिक्यूल है जी न्यूट्रॉन, उसकी डोज कितनी है, 0.2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 10। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, आप खुद सोच के देखिए। सिर्फ रेफरेंस बाय टेस्ट, रेफरेंस में दो ही मॉलिक्यूल होते हैं अभी तक, या तो एक्सरे या गामा रेज, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे जो मेडिकल सिस्टम है उसके अंदर। तो रेफरेंस हमेशा दो ही मॉलिक्यूल की मिलेगी, डोज किसी की भी हो सकती है। टेस्ट मॉलिक्यूल हम किसी को भी कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को, पॉजिट्रॉन को, वो हमकी चॉइस है। लेकिन रेफरेंस में आज तक दो ही मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक गामा रेज और दूसरा आपका एक्स रेज। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, पर फिर भी लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि सिंपल, आपको फार्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू रेफरेंस, क्योंकि मेरा फेस ऊपर होता है तो लिख लें फेस मतलब रेफरेंस, तो रेफरेंस डोज, और टो मेरा नीचे होता है तो टेस्ट डोज, खत्म कहानी। ये फार्मूला आपका बन गया। यही चीजें हमने आपको लिख के दी है सॉल्यूशन में गाइस, आप देख सकते हैं, देख लीजिए। तो ये आपका फार्मूला हो गया, रेफरेंस अपॉन टेस्ट डोज कितनी कितनी है दोनों की, है ना। तो वेयर डी रेफरेंस इज द एब्जॉर्ब डोज ऑफ द स्टैंडर्ड लो radiation using X-ray or gamma rays, and the D test is the absorbed dose of radiation being studied to produce the same biological effect. Dose of gamma radiation reference 0.2 gray, and dose of slow neutron जो आपका biological effect हम देख रहे हैं करके टेस्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बिना किसी नुकसान के 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल था साहब, पर ये नया क्वेश्चन है, पहले कभी रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस का क्वेश्चन नहीं आया, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। पहले कभी भी रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, ये आपको बता दूं मैं, आपको पहले कभी नहीं आया है। क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 95, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 95 में, जल्दी बताओगे। द करेक्ट आंसर इज 10। क्लियर है।
जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 में किसी को कोई डाउट? जैनित, मित्तल, प्रिया, श्रुति, एनीवन? बताओ भैया, अरे जल्दी बता दो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आपके लिए बता दूं मैं, पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया है, हमने पढ़ाया भी है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन बुकलेट से है। कोन ऑफ डिप्रेशन, पीजोमेट्रिक सरफेस, इसको तो आप आंख बंद करके मिलाना चाहिए था आपको। ये तो हमारी बुकलेट का पेज ही है। तीन चीजें तो है ही, मैं आपको बता दूं, और ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले मैं पकड़ता कोन ऑफ डिप्रेशन को, कि कोन ऑफ डिप्रेशन कब बनती है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब पढ़ाया था जब भी बताया था, कि जब रेट ऑफ विड्रॉ ज्यादा हो जाएगा देन रिप्लेसमेंट, तो कोन ऑफ डिप्रेशन बनती है। क्या B1 में है कोई ऑप्शन? एक ही ऑप्शन है साहब, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मतलब टीचर सिर्फ कोन ऑफ डिप्रेशन पूछना चाह रहा था, उसका कोई मंशा ही नहीं थी और कुछ पूछने की ना, कि वो कोन ऑफ डिप्रेशन में इंटरेस्ट है, क्योंकि इससे पिछले सेमेस्टर में एक क्वेश्चन आया था कोन ऑफ डिप्रेशन का। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे सारी चीजें पता है, ठीक है, तो मैं क्यों हटूंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, मेरे को तो सारी चीजें पता है कि आर्टिशियन वेल क्या होता है। तो आर्टिशियन वेल आपको पता है कि भाई सफिशिएंट हाइड्रोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि जो आर्टिशियन वेल है, दैट द प्रेशर इज एनफ टू अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ वाटर अबव द ग्राउंड, ये तो मैं पढ़ाता भी हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद वाटर इज विड्रॉल फास्टर, ये हो गया हमारा कोन ऑफ डिप्रेशन। इतने से ही आपको इसमें मुक्ति मिल जाती है 3B1 में, फिर भी हम करेंगे। अगला कहता है कि एलिवेशन टू विच द वाटर विल राइज इन द एक्वीफर, ये तो आपको पता ही है, पीजोमेट्रिक सरफेस कहते हैं या पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस कहते हैं। और जोन ऑफ वाटर बिटवीन एक्विक्लूड तो सबको पता है, कन्फाइंड एक्वीफर है। तो ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, इसकी तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आपकी बुकलेट से डायरेक्ट आया ये क्वेश्चन। ये सबसे इजी क्वेश्चन लगा मुझे ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी से, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 गाइस। ए, प्रेशर इज एनफ टू अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ द वाटर अबव द ग्राउंड, ये तो भैया आर्टिशियन वेल है। बी आपका 1 हो गया, वाटर इज विड्रॉ फास्टर देन इट्स रिप्लेनिशमेंट, कोन ऑफ डिप्रेशन। सी, एलिवेशन टू विच द वाटर राइजेस, ये आपका पीजोमेट्रिक या पोटेंशियोमेट्रिक, ये मैंने पढ़ाया। सी जो आपका 2 हो गया। और डी आपका हो गया जी 4th, जोन ऑफ वाटर बिटवीन एक्विक्लूड, कन्फाइन और अनकन्फाइंड एक्वीफर आप पढ़ते ही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया गाइज यहाँ पे 2, 96 इज 2, और डिटेल्स वी हैव एडेड फॉर ईच एंड एवरी वन। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने हर चीज का डिटेल आपको ऐड करके दिया है। प्रेशर इज एनफ टू फ्लो द, तो ये आपका आर्टिशियन वेल हो गया। आर्टिशियन वेल इज अ वेल वाटर फ्लो सरफेस अंडर ओवन प्रेशर, ये तो आपको पता ही। वाटर इज विड्रॉन फास्टर देन डिप्रेशन, कोन ऑफ डिप्रेशन। Elevation to which the water rises, piezometric surface, and zone between the two aquiclude is basically confined aquifer। मैंने बताया था ना सैंडविच और पिज्जा का एग्जांपल, तो ये मेरा सैंडविच है, कन्फाइंड एक्वीफर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 गाइस। क्वेश्चन नंबर 96 में करेक्ट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 96 करेक्ट आंसर इज 2। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है? क्विकली गाइस। चलिए जी, अगर कोई डाउट नहीं है, वी विल स्टॉप हियर, वी आर डन टिल क्वेश्चन नंबर 96। वी विल सी द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द अपकमिंग क्लास, और बहुत जल्दी ये फिनिश होने वाला है, ये आप मान के चल लीजिए। मेरा पूरा एजेंडा इसी पे ही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल सबको ये दे दिया जाए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। मिल तो चुका ही है, बस आप थोड़ा सा और, बट ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने जितने क्वेश्चन होते जा रहे हैं उनको 200% डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। दैट इज द रिक्वेस्ट वी, ठीक है, विल मेक टू ईच एंड एवरी वन। क्योंकि हमारी साइड से तो ये हो जाएगा, लेकिन भाई आपकी साइड से भी तो होना मैंडेटरी है ना, तभी तो कुछ बात बनेगी, वरना कैसे बात बनेगी, वरना तो कोई बात ही नहीं बनेगी इसको। तो मेन लॉजिक ये है कि आप इसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करें। राइट, जितने जितने होते जा रहे हैं काफी हो गए ऑलमोस्ट, वी आर मोर देन हाफ वे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 5-10 क्वेश्चन तो पैसेज के ही हैं, तो हार्डली 30-40 क्वेश्चन मोर, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें। So with this, I will stop here. Thank you very much for your patience. Thanks for being here. This will be available in your cloud under the discussion part. Keep working hard. Keep maintaining the momentum. जो momentum को maintain करके जाएगा, वो ही असली गेम चेंजिंग प्लान वहां पे लॉन्च कर पाएगा।
ठीक है, वी स्टिल हैव कपल ऑफ डेज, काफी टाइम अभी भी है। तो जिन्होंने लगातार मेहनत की है 6 महीने 5 महीने हमारे संग लग के, मैं तो उनको एज अ JRF देख रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो आपको एफर्ट मेंटेन रखना है, लगे रहना है। This is the time where you should devote at least 6 to 8 hours for your revision purpose and doing papers and doing PYQ, right? तो ये आपको करना है। टेक केयर, गुड नाइट।